हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो में हम CHSL, ठीक है ना, CHSL का पेपर सॉल्व करेंगे। CHSL का 15 नवंबर का सेकंड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से चलते जाते हैं। मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर आपकी क्या होती है, काउंटिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते, P/Q की फॉर्म में नहीं आते और डेसिमल नहीं आते। ठीक है ना, बस आप बेसिकली जो आपकी सिंपल काउंटिंग होती है वही होते हैं आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर बट स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं, ये बात बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, 0, क्योंकि 0 किसका पार्ट होता है, होल नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे यही पूछा गया है विच इज बोथ नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर। अभी हम पीछे ही देख के आए। ठीक है, विच इज बोथ, विच इज इन बोथ। ठीक है, बोथ दोनों होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। अब देखो, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आते, नेगेटिव में नहीं आते। ठीक है, तो 5 जो है वो ही है जो क्या है, आपका नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है। अब इंटीजर तो आप लोगों को सबको पता होगा कि क्या कहते हैं, हर नंबर, एवरी नंबर इज इंटीजर। ठीक है ना, तो जो 5 है वो क्या होता है, दोनों नेचुरल नंबर और इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्रेडर ने 200 मिक्स्ड स्टेशनरी बॉक्सेस खरीदे। 200 बॉक्सेस खरीदे, कितने के, 120 रुपए का एक। तो टोटल उसे कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी उसकी, 24,000 रुपए की। उसके बाद वो क्या कहता है, 1800 रुपए लाने में, मतलब उसके ट्रांसपोर्टेशन पे उसने खर्च करे। तो जो ओवरऑल पूरा उसको पड़ा रेट, वो क्या पड़ा, 25,800 रुपए पड़ा, उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा। आगे वो बोलता है उसने 200 बॉक्स में से 100 बॉक्स सेल कर दिए 1500 रुपए का, 1500 का एक, सॉरी 150 का एक। तो जो 100 बॉक्स सेल करे वो करे 15,000 के। फिर उसके बाद जो बचे हुए 100 बॉक्स थे वो कितने का करा, 130 का एक, तो कितने के कर दिए, 13,000 के। तो टोटल कितने का सेल करा उसने, 28,000 का सामान सेल कर दिया। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। अब देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 2200 रुपए का। किस पे हुआ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, 25,800 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं बार बार कहती हूँ कि सॉल्व अपने हाथ से करो क्योंकि एग्जामिनेशन रूम में सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको प्रॉफिट रहेगा 8.53% का। अब देखिए इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए, ये जो होता है ये होता है आपका इन सेंटर, अंतः केंद्र इन सेंटर कहते हैं इस वाले एंगल को। और अगर ये है ABC, तो ये जो इन सेंटर होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, इन सेंटर इज इक्वल्स टू 90 प्लस ये वाला जो एंगल होता है A/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता वो नोट कर लो, जैसे पता है तो वेल एंड गुड। अब वो बोल रहा है ये ट्राइंगल कैसा है, QPR। ठीक है, और QOR। ठीक है, QOR उसका क्या है, इन सेंटर है। अगर आप इसको रीनेम कर दो, ये है ऐसे PQR, तो QOR इसका कैसा है, इन सेंटर है। तो हमें क्या बताना है, एंगल QPR, ये वाला एंगल बताना है। अगेन जो मैंने बताया था A, तो ये है 110 इज इक्वल्स टू में 90 प्लस P/2। ठीक है, तो 70 इज इक्वल्स टू, सॉरी 20 इज इक्वल्स टू में P/2। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास 10-20 डिग्री है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, कॉट का 70 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके हमेशा 90 होना चाहिए। कॉजेक 70 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, सेक 20 डिग्री। ठीक है, और क्या चीज दे रखी है, 10 दे रखा है, कॉजेक दे रखा है, वही है 10 को कॉट, कॉट को 10। अगर कॉट 20 डिग्री है तो आप इसको पलट के क्या लिख सकते हो, 10 का 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये है मेरे पास 10-20 डिग्री। अभी देखो इधर भी स्क्वायर है, इस पूरे वाले में स्क्वायर है, ये एक टर्म है 10-20 डिग्री अपॉन में कॉजेक 70 डिग्री प्लस में कॉट 20 डिग्री अपॉन में सेक 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो दोनों जगह स्क्वायर है, अभी मैं स्क्वायर की बात नहीं करती हूँ। मेरे पास है 10-20 डिग्री। एक चीज आपको और पता होगी, 10 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस, और उल्टा कर दो कॉट को आप क्या लिख सकते हो, कॉस बाय साइन। तो 10-20 डिग्री की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन अपॉन में कॉस।
चाहो तो 20 डिग्री लिख दो, 20 डिग्री 20 डिग्री। और कॉजेक की जगह आप क्या लिख सकते थे, सेक 20 डिग्री। अब सेक इसके नीचे होता, ठीक है, सेक इसके नीचे होता तो वो क्या होता, अगर मैं सेक को कॉज की फॉर्म में लेके आऊं तो वो क्या होता, 1/cos, ठीक है, 1/cos को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ cos 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये जो फर्स्ट टर्म थी इधर आपका क्या बचा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्लस में, कॉट है तो कॉट को आप क्या लिख सकते हो, कॉज अपॉन में साइन, दोनों में 20 डिग्री ले लो। सेक की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉजेक, ठीक है, सेक 70 डिग्री है तो उल्टा करके कॉजेक 20 डिग्री में आएगा, ठीक है। कॉजेक का मतलब क्या होता है, 1/sin, 1/sin इसके नीचे, तो उल्टा करके आप यहाँ पे रेसिप्रोकल पे लेके आओ तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री। कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आपका क्या बचा, कॉज स्क्वायर 20 डिग्री। ये इतना सॉल्व हो गया। अब ये आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये ओवरऑल सॉल्व करके आपको यहां तक 1 मिल गया। प्लस में 2 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री, ठीक है। 10 75 डिग्री की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉट 15 डिग्री, ठीक है। और कॉट और 10 आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 2 1 2। तो ओवरऑल ये जो पूरा सॉल्व करके रहेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है तो ये इजी था, बाकी अगर नहीं पता है तो इसको 2-3 बार देखना, आराम से आपको समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या है, 2 साइन थीटा माइनस में cos 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब दोनों जगह क्यू ही है तो थीटा मान लेते हैं। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। ये हमेशा क्या बन जाता है, ये साइन थीटा बन जाता है। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, ASTC ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 90 180 270 और ये होता है 360, ठीक है। अब ये तो पता है आपको, ये होती है एक्स एक्सिस की वैल्यू और ये होती है वाई एक्सिस की वैल्यू, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री में प्लस करो या माइनस करो, प्लस करो या माइनस करो, तो ये जो ये होते हैं साइन कॉज में चेंज होता है और कॉज साइन में, ठीक है। कॉजेक किसके अंदर, सेक के अंदर चेंज होता है और सेक कॉजेक के अंदर, और 10 कॉट के अंदर और कॉट 10 के अंदर। ये कहाँ कहाँ होता है, 90 डिग्री हो वैल्यू और जब 270 डिग्री हो। बाकी 180 के अंदर प्लस माइनस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता और 360 पे प्लस माइनस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, अगर 90 डिग्री में प्लस होगा या माइनस होगा तो जो वैल्यूज हैं ये साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज सेक में, मतलब ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो ASTC मैंने लिखा है ये आप ऐसे नोट कर सकते हो, अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो, आगे जरूरत पड़ेगी तो ये मैं आगे आपको समझा दूंगी। अभी के लिए आपको इतना ही पता करना था कि ये जो चारों वैल्यूज होती हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये होता है फोर्थ। चारों क्वाड्रेंट के अंदर अभी क्या चलता है कि जो ये वाई एक्सिस वाला होता है इसके ऊपर आपका साइन कॉस कॉजेक सेक और 10 कॉट ये इसके अंदर चेंज होता है, बाकी ये जो एक्स एक्सिस है इस पर कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1/2, तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर था ये, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगी, 1/2, क्योंकि ये हो जाएगा 4 और अंडर रूट में करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 1/2 साइन पे कब होता है 30 डिग्री पे, तो ठीक है। तो 30, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 प्लस में 1/2, एलसीएम ले लेंगे 2 √3 प्लस में 1, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब वो क्या कह रहा है, एक अमाउंट था जिसे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करा R% के इंटरेस्ट रेट पे, वो कितना हो गया, इन्वेस्ट करा था, ये बन गया 9504, कितने साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 4 साल बने, 4 साल लगे इसे ये बनने में 9504 और 9 इयर्स। अब मैं 4 में कितना प्लस करूं जो 9 बन जाए, 5 साल और लगे, तो ये अमाउंट कितना बन गया 12384, ठीक है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल इक्वल अमाउंट ही आपको मिलता है। तो देखिए 1384, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये आपको मिला है 2880 का इंटरेस्ट कितने साल में, 5 साल में, तो एक साल का कितना हो जाएगा आपका 576, ठीक है। अगर एक साल का 576 है तो 4 साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिला
2304, तो आपका अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ था 7200, ठीक है ना। ये इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपको प्रिंसिपल मिल गया 7200, ठीक है। देन 576 7200 का कितना परसेंट रहेगा, तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये कितना परसेंट रह जाएगा, 8% का उसने इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसे इन्वेस्ट करा था, ठीक है। ये वाली लैंग्वेज होती है 4 और 9, ये हमेशा समझना इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो लास्ट वाला ईयर होता है 9 ईयर्स जो होता है, कभी आप पहले का 4 साल कर दो फिर अगला 9 साल बढ़ा दो तो फिर वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम और डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए वो क्या कह रहा है, आपने एक धनराशि इन्वेस्ट करी थी, एक सम ऑफ मनी आपने इन्वेस्ट करा था, वो अपना क्या हो गया 240% ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर आपने 100% इन्वेस्ट करा था तो वो बढ़ के कितना हो गया 240% ऑफ पी हो गया, ठीक है। कितने टाइम हो गया 8 साल में एट सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के ऊपर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जितने का डिफरेंस आया 140% ऑफ पी, ये क्या है उसका सिंपल इंटरेस्ट, ये जितना भी उसका गेन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है सिंपल इंटरेस्ट से हुआ है। तो देखो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इसका रेट ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो 140% हटाने का 100, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो प्रिंसिपल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता और टाइम कितना लगा है 8 ईयर्स अपॉन में 100, पी से पी कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो आपका जो रेट आया वो कितना आ गया 140 अपॉन में 8, ठीक है 140 अपॉन में 8। अगर आप इसको रेट परसेंट बनाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब देखो आपने क्या करा है, उसके अंदर 3000 इन्वेस्ट करा है 3 साल के लिए, तो हमें बताना है कि उसके ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो प्रिंसिपल इनटू में रेट 140 अपॉन में 8 इनटू में ये वाला 100 था, ये जो नीचे मैंने आपका 100 लगाया, इनटू में 100 और इनटू में टाइम 3 साल के लिए, 1 2 2 4 70 देन 35, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15 3 45 इनटू में 35, तो आंसर विल बी 1575, इतना आपको क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है, रोहित है एक बंदा जिसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 70% अपनी टोटल मनी को, 70%, सपोज उसके पास 100% मनी थी, उसमें से उसने क्या करा 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके बीच में प्रिया और मीना के बीच में, किस रेशियो में 5:9। अब देखो अगर उसके पास उसने 70% डिस्ट्रीब्यूट करा है किस रेशियो में 5:9, मतलब 14 5 70, ठीक है। तो प्रिया को कितना दिया है उसने 5, तो 25x उसने प्रिया को दे दिया उसमें से, और मीना को दिया है 9, तो 5 9 45x उसने दे दिया मीना को। अब वो कह रहा है कि ये जो दोनों अमाउंट थे प्रिया और मीना ने क्या कर दिया डिपॉजिट कर दिया शेयर्स के अंदर 6% पे और 10% पे। तो मान लो ये जो है ये इन दोनों के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट था प्रिया का उसने इन्वेस्ट कर दिया 6% पे और मीना ने इन्वेस्ट कर दिया है इसको कितने पे 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न, अब इन दोनों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करा होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2304, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो टोटल अमाउंट था रोहित के पास वो कितना था। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करके आपको x का वैल्यू मिलेगा और उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हमने माना था उसका क्या था 100% का वैल्यू था। अब देखो 45 वाला जो टर्म है वो आपका आगे चला गया है, अब आप वो नेगेटिव में आएगा तो उसको माइंड मत करना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये अगर आप देखो 45 फोर्जा, ये 45 फोर्जा करेंगे आप, ये हो जाएगा 4 5 20 1800x माइनस में, मैं आगे पीछे ही कर देती हूँ, ठीक है ना। तो और ये हो जाएगा आपका 600x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू में 2304, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200x इज इक्वल्स टू में 230400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 192, ठीक है 192, ये 1 यूनिट का वैल्यू है और आपको 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए था, तो जो रोहित था उसके पास थे टोटल 19,200 रुपीज़।
अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट ट्रिक लगे, आपको करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्टिक है, एक लंबी छड़ी है जिसकी लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर, इज इंक्लाइंड 60% टू दी वॉल। अब देखिए ये एक आपकी ऐसी वॉल थी, इसके ऊपर ये स्टिक को ऐसे लगा दिया जाता है, इसकी लेंथ है 48 सेंटीमीटर, ठीक है, जो वॉल से लग के कितने डिग्री का एंगल बनाती है 60 डिग्री का, ठीक है, विथ बॉटम टचिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द वॉल। हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ फ्रॉम द फ्लोर टू द पॉइंट वेयर द वॉल स्टिक टचेस, मतलब ये से ये ए से लेके बी तक का हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, एक्स बतानी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, तो एक्स अपॉन में 48 और साइन थीटा 60 डिग्री पे कितना होता है, √3/2, तो 2 2 जा 2 4 जा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 24 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरे जस्ट अ सेकंड, अब ये भी सेम ही है। वो कह रहा है इफ अ 60 मीटर लॉन्ग रोप, एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 16 मीटर, उसको खींच के क्या करा जा रहा है, ग्राउंड से टॉप हाउस के टॉप पे, देखो सपोज ये हाउस है, यहाँ से इस रस्सी को खींच के ऐसे यहाँ बांधा जा रहा है, ये है 16 मीटर, ठीक है, और वो जो रस्सी है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है 30 डिग्री का विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। वही ए से लेके बी तक हमें बताना है एक्स का वैल्यू, तो वही अगेन साइन थीटा एक्स अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, तो 2 8 जा, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक टैंक है जिसके अंदर 2 पाइप हैं, एक पाइप 14 घंटे के अंदर पानी को फिल कर देता है और दूसरा क्या करता है, बी पाइप क्या करता है 8 घंटे में उस पाइप को पानी को एम्प्टी कर देता है, ये नेगेटिव में वर्क करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 56, ये 4 यूनिट से काम करता है और ये किस काम से काम करता है 7 यूनिट से। अगर आप इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकालो, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो -3, मतलब पानी भरता नहीं है, पानी घटता है। तो वो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे में जो टैंक है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अगर दोनों पाइप क्या कर दिए ओपन कर देंगे एक साथ। और कह रहा है कि उस टैंक के अंदर 1/4 क्या है, टैंक ऑलरेडी फिल है, तो 56 का 1/4 करो, सॉरी 1/4, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब 14 यूनिट उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और किस लीटर से खाली होगा वो 3 से, तो 3 4 जा 12। अब आप देखो 4 के अंदर एक ही दिख रहा है, 4 घंटे 40 मिनट में वो टैंक पूरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, 4 वुमेन एंड 6 गर्ल्स, 6 लड़कियां और 4 वुमेन एक काम को कितने दिन में करती हैं, 12 दिन में, और वही सेम काम 24 वुमेन प्लस 46 गर्ल्स मिलके करती हैं कितने दिन में, 2 दिन में, ठीक है। अभी देखो यहाँ से पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे। अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। 12 1 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये 24 वुमेन प्लस में 36 गर्ल्स इज इक्वल्स टू में 24 वुमेन प्लस में 46 गर्ल्स। अब देखिए ये हो गया 10 गर्ल्स इज इक्वल्स टू में, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0। अब बेसिकली अब आप यहाँ से देखोगे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की एफिशिएंसी क्या है 0, गर्ल्स कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो अब जब गर्ल्स कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही हैं, तो अब देखिए आप सिर्फ इसके ऊपर देखो, ये वाला 4 वुमेन हैं, उन्हें काम करने में कितना टाइम लग जाता है, 12 दिन लगते हैं। तो देखो मेन इनटू में डे आपको क्या देता है, टोटल वर्क। अब 4 औरतों को काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 12 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो गया 48 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया 48 यूनिट। अब वही है कि जो वुमेन है वो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 1 यूनिट, एक औरत काम करेगी तो उसको पूरा टाइम कितना लग जाएगा 48 डेज लग जाएंगे, और 4 मिलकर करेंगे तो 12 दिन में हो जाएगा। समझ में आ गया। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 48 यूनिट। अब इस 48 यूनिट को काम को करना है कितनी 15 वुमेन ने, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, और गर्ल्स तो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो 15 वुमेन मिलके मतलब एक दिन के अंदर कितना काम करती हैं 15 यूनिट, तो टोटल काम था 48 यूनिट, तो हमें बताना है कि ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 3 6 और ये हो जाएगा 3 5। अब देखो इन्होंने कैसे दे रखा है 3 दिन 4 घंटे और 48 मिनट, तो 5
3 × 15, तो 3 दिन तो आपके आ गए। अगर आप इसे करते तो ये हो जाता 0.2। अब देखो 0.2 को आप क्या करो, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.8। तो ये तो आ गए आपके 4 घंटे, ठीक है, 4 आवर्स, 3 डेज 4 आवर्स। और ये कितना बताना है मिनट, तो 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो 6 8 = 48। तो आपको पूरा टाइम कितना लगेगा, 3 दिन 4 घंटे और 48 मिनट लगेंगे, अगर सिर्फ 15 वुमेन इस काम को कंप्लीट करती हैं तो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 2 वर्टिकल पोल्स हैं ऐसे और एक ऐसे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50 मीटर, 50 मीटर की दूरी पे है। अब वो कह रहा है जो छोटा वाला पोल है उसकी हाइट है 10 मीटर। अगर इसकी हाइट 10 मीटर है तो ये बड़ा वाला जो पोल है, इसको मैंने बड़ा वाला पोल माना है, इसकी हाइट यहाँ तक कितनी है 10 मीटर की, ये 50 है तो यहाँ पे भी 50 है। अब वो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्मॉलर पोल, जो छोटा वाला पोल का, स्मॉलर पोल का टॉप है, वो बड़े वाले पोल के टॉप के ऊपर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हमें क्या बतानी है, हाइट बतानी है। अब देखिए ये अगर 50 है, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है x है, ठीक है, तो पोल की हाइट कितनी हो जाएगी, ये x की वैल्यू प्लस में 10, ठीक है ना, ये पूरा जो टोटल पोल की हाइट है ये हो जाएगी। अब देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू में x/50, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 50 अपॉन में 1.732 इज इक्वल्स टू में x, ठीक है ना, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 28.86, या आप यहाँ रख सकते हो 28.86, तो पूरे जो पोल की हाइट है वो कितनी आ जाएगी 38.86 और या 87। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये जो कॉर्ड थी इसकी पूरी थी लेंथ 8 सेंटीमीटर, जो कितनी दूरी पे है 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर है, यहाँ से कितनी दूरी पे 3 सेंटीमीटर। अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कॉर्ड को क्या करती है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इतनी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इतनी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा जा रहा है इसका रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी 5, ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये आप याद रखना, ठीक है। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ कॉर्ड्स हैं कितनी आप क्या बना सकते हैं, जीवाएं खींच सकते हैं, कहाँ से, सर्कल के सेंटर से। अब आप यहाँ से कितने भी बना लो, कुछ गिनती नहीं है, तो कितनी बन सकती है इनफाइनाइट, जिसकी कोई गिनती ना हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा मतलब लेंदी है लैंग्वेज, बाकी तो इजी है, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाए। अब देखिए वो यही कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 14:11, मैंने कर दिया। एंड द पैरामीटर, जो उनका क्या है, पैरामीटर क्या है, परिमाप, ठीक है, पैरामीटर परिमाप हमें दे रखा है 150 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2l + b, ये किसके इक्वल में दे रखा है हमको 150, ठीक है। तो ये कितना हो गया 75। अब देखो l + b की जगह मैं इसकी वैल्यू रख देती हूँ 14x प्लस में 11x, ये किसके बराबर है 75। तो 25x किसके बराबर आ गया 75 के, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 3। अब मैं यहाँ से x का वैल्यू 3 रख देती हूँ, तो ये मेरा लेंथ आ गया, ये मेरा विड्थ आ गया। अभी मैं इसे कैलकुलेट नहीं करती। वो कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अब देखो वो क्या कह रहा है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, अगर मैं इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दूं 14 3 = 42 इंटू में 11 3 = 33, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है ना क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये किसके बराबर है, टॉप सरफेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अगर आप से एक सिलेंडर बनाओ, एक बेलन बनाओ, इसका टॉप सरफेस क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है ना, इसका सरफेस क्या होता है, सर्कल होता है। तो वो हमसे सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये किसके बराबर है, पाई r के स्क्वायर के,
ठीक है ना। एक अगर आपने सिलेंडर बनाया है, इसका बनाया, ऐसा उसने मेंशन तो नहीं करा कि आपने इसी का सिलेंडर बनाया है, तो अब इसी का बनाया होगा। अगर आप इसको फोल्ड करके सिलेंडर बनाओ तो जो इसका सिर्फ ये सर्कल वाला पार्ट है, इसी के बराबर में आपका क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा, देन ये हो जाएगा 21। तो यहाँ से हमारे पास आर कितना आ गया, रेडियस कितना आ गया सिलेंडर का, 21। ठीक है ना, आर स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 पेयर 21 के हो जाएंगे, तो आर आ गया हमारे पास 21। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को क्या बोलते हैं, पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जिसका एरिया वो जिसका सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्या बताया, गिवन दैट अगर आप रेडियस का 105% कर दो, अगर आप रेडियस का 105% करते हो तो वो किसके इक्वल में आता है, हाइट के इक्वल में आता है। अब देखो ऐसे ही था 21% ऑफ 105, तो जस्ट अ सेकेंड, नहीं सॉरी गिवन दैट रेडियस इज, मैंने उल्टा लिख दिया, रेडियस बराबर है, जस्ट अ सेकेंड उल्टा लिख दिया, मैं इसको थोड़ा सा एक सेकेंड हाँ, गिवन दैट क्या कहते हैं, रेडियस किसके बराबर है, हाइट के 105% के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास रेडियस का वैल्यू है, रेडियस कितना है 21, किसके बराबर है, हाइट का अगर आप क्या करो 105% करो तो ये कितना हो गया, 21 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो हाइट आपके पास यहाँ से निकल के आ गई 20। ठीक है, अब बस कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो 2 पाई आर, और ये हो जाएगा, सॉरी आर है हमारे पास, ये उल्टा लिख दिया, आर और एच। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ मैं मानती हूँ उसका थोड़ा लेंदी था बट करना तो पड़ेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसकी पी से लेके टी तक टेंजेंट है। ठीक है, कहाँ पे, ये सर्कल पे सी पे टच करती है, ओ इसका क्या है, सेंटर है, और ए बी क्या है, उसका डायमीटर है, उसका व्यास है ये। अब वो कह रहा है बी ए को प्रोड्यूस करो, बी ए को की लंबाई बढ़ाओ, ये बी ए की लंबाई बढ़ाई कहाँ तक, मिला दी पी तक। ठीक है, तो बी पी सी, तो ये वाला जो एंगल है ये है 34 डिग्री। ठीक है, ये हो 34 डिग्री, तो हमसे मेजर पूछा जा रहा है ए सी पी, ये ए सी पी, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अब देखो अगर आप ये यहाँ पे टच कर देते हो तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, 56 डिग्री का। अगर आप इसे पूरा ट्राइंगल मान लो तो जब भी रेडियस टेंजेंट से टच करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और तो ये यहाँ पे एंगल कितने का आ गया, 56 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इस एंगल का हमेशा आधा होता है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 28 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो सिंप्लीफाई करना है, आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस में अंडर रूट में 9, तो बाहर निकाल दो 2 प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और सॉरी 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, मैंने भी गलती कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये है a प्लस बी और है a माइनस बी, ये हमेशा किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस में ये हो जाएगा 4 इंटू में 6 6 4 ज़ा 24, माइनस कर देंगे आंसर कितना रह जाएगा 1। अब देखिए ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अंडर रूट में है। अब आप इसको बहुत गौर से देखो, इसकी एंड वाली टर्म, तो ये हो 2a और ये हो जाएगा b। अगर आप इन दोनों को करो, अगर आप a मान लो कितना है 2 और b मान लो कितना है अंडर रूट में 5। ठीक है, अंडर रूट में 5, अगर आप इसको ये मानो तो ये बेसिकली क्या दे रखा है, 2 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, जो कि किस में है, रूट में, दोनों साइड रूट में, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस में
2 माइनस अंडर रूट में 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचा आपके पास 2। हमेशा इसकी एंड टर्म को कैलकुलेट कर लो। अगर वो 2ab बन रहा है तो उसमें एक a मानो और एक को b मानो और एक बारी पुट करके देख लो। 2 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यही बन जाएगा ना 9 प्लस 4 अंडर रूट में 5। इसका एंड टर्म को एक बारी फैक्टराइज कर दिया करो। अब देखिए रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में क्या करते हैं, ये जो नीचे अंडर रूट है इसको खत्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है अंडर रूट में 2। ठीक है, तो ये वही बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचा √3 माइनस में √2। नेक्स्ट देखेंगे। अब बस इसको क्या करना है, इसका अंदर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा 2 2 = 4 इन 2 में 3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 2 = 4 इन 2 में अंडर रूट में 6। ठीक है, अब देखो ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बेसिकली जो आपका a है वो कितना है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट में 5 और b कितना है आपके पास अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 5, तो ये इसका वैल्यू क्या आता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आप a प्लस b कर दो। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा 2 अंडर रूट में 3, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा 2 2 = 4 4 3 = 12। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा दिखने में है कंफ्यूजिंग। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 60 kg। जो 30 स्टूडेंट थे उनके जो वेट था वो था 60 kg। अब जब एक टीचर को इंक्लूड किया गया तो पहले 30 स्टूडेंट थे, मतलब 30 लोग थे, अब कितने लोग हो गए 31 लोग हो गए, तो वो कह रहा है द एवरेज वेट बिकम 61। देखो कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया, एक का डिफरेंस आया, तो एक यूनिट वेट बढ़ा कितने लोगों का 31 लोगों का, तो टोटल वेट में कितने का इंक्रीज आया 31 का। तो हमसे पूछा जा रहा है तो वेट ऑफ द टीचर, तो टीचर का जो वेट था वो एवरेज से 31 किलो ज़्यादा था, तो उसका वेट कितना है 91 kg। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जितने डाउट्स रहे होंगे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लगता है आपके किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है। डू शेयर द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ आया या कोई डाउट रह गया, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। थैंक यू सो मच।